रिकॉर्डिंग तभी शुरू होगी ना यहाँ से। ठीक। नमस्कार साथियों, कपिल कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम जूनियर अकाउंटेंट की सेकंड पेपर जो अकाउंटिंग का है उसके आरएसआर के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उनके प्रीवियस पेपर्स को लेके आए हैं, उसका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। हम आज आपको वो 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो पहले वर्ष 2011 में पूछे गए हैं उनको कराने वाले हैं। तो समय न गवाते हुए हम चलते हैं अपने सवालों पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल है कि यदि किसी राजकीय सेवा में किसी पद पर आपका चयन हो जाता है तो आप 2 साल प्रोविजन पर रहते हैं। तो 2 साल प्रोविजन पर जब आप रहते हैं तो ये कब से प्रावधान किया गया है, ये सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल का देखिए, मैं एक बार पुनः इसको रिपीट कर देता हूं सवाल को। चयनित प्रत्याशी का सीधी भर्ती से स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति का राजस्थान सेवा नियम में निम्न दिनांक से प्रावधान किया गया है। तो कब से किया गया है? ये आपका 20/1/2006 से किया गया है। ये डेट आपको एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद ही रखनी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 जनवरी 2006 से यहां पे ऐसा राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड 2 साल का चलता है। ठीक है, अब अगला सवाल है, किसी नियुक्ति संबंधी नियम में किसी सेवा पद विशेष पर नियुक्ति हेतु अन्यथा प्रावधान नहीं हो तो महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु एवं उसका प्रावधान क्या है? तो देखिए, ये जो है इसमें जो एज है कुछ नहीं, अधिकतम आयु है, हमें याद रखनी है बस। ये 42 वर्ष और 24/5/2004 से सीधा सीधा है। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जब हम एज वाला जो इसमें पढ़ेंगे तो इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई प्रावधान अन्यथा न हो तो 42 वर्ष महिला की अधिकतम, और कब से है वो डेट है 24/5/2004। ठीक है, इसमें क्या क्लास देखती रहनी पड़ती है अपने को, है ना? ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, वैसे समझ लायक है नहीं इसमें कुछ, है ना? रटना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नियम नंबर 15, राजस्थान सेवा नियम का नियम नंबर 15, उसमें पदाधिकार है। पदाधिकार कब कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, सवाल ये है कब प्राप्त करता है। तो देखिए, जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त कर दिया जाता है तो वो उसका पदाधिकार माना जाता है, उस पद पर उसका अधिकार हो जाता है, ऐसे मानिए आप, है ना? तो यहां पे देखिए, नियुक्ति की योग्यता रखता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि योग्यता तो बहुत सारे रखते हैं। तो क्या वो पदाधिकार हो जाएगा? नहीं। दूसरा है यहां पर, किसी पद पर नियुक्ति उपरांत पद का वेतन प्राप्त कर लेता है। अब मान लीजिए नियुक्ति हो गई लेकिन वेतन प्राप्त कर रहा है, तो वेतन तो प्रोबेशन में भी प्राप्त करता है। स्थायी नियुक्ति के विरुद्ध अभी नियुक्त हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। अतः ये तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो चिकित्सीय परीक्षा में पद के लिए उपयोग तो कोई जरूरी नहीं, मेडिकली नहीं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगला चलते हैं। राज्य कर्मचारी का राजकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, या हाँ
एक्सेप्ट रेजिग्नेशन। तो पहली बात यहां हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो धारित पद पर कोई भी व्यक्ति है, जो धारित पद है उसको जो नियुक्त करने की अथॉरिटी जो रखता है वो उसको सेवा से बर्खास्त भी रख सकता है। एक हाई कोर्ट का एक नियम आया था, एक बार ऐसा हुआ था, मैं एक कहानी बता देता हूं यहां पे, कि एक व्यक्ति को एसपी द्वारा बर्खास्त किया गया। तो उसमें वो हाई कोर्ट चला गया कि भाई एसपी के पास मेरा राइट नहीं है, एसपी कैसे बर्खास्त कर सकता है। तो हाई कोर्ट ने ये दिया अकॉर्डिंग टू आरएसआर और इन व्यवस्थाओं को देखते हो कि भैया जो नियोक्ता अधिकारी है, आपको नियुक्त करने की जो पावर रखता है, वो आपको बर्खास्त, सेवा से पदच्युत करने की भी शक्ति रखता है। ठीक है, ही हैज ऑल द पावर्स टू रिमूव फ्रॉम द सर्विस, रिमूव फ्रॉम द सर्विस, सर्विस से आपको रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हम कौन सा, देखिए विभाग के माननीय मंत्री नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल, मंत्री क्या किसी के त्यागपत्र स्वीकार करते रहेंगे क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राजकीय कर्मचारी द्वारा धारित पद का नियुक्त अधिकारी, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ये कलेक्टर नहीं, कार्यालय का मुखिया बिल्कुल नहीं। तो सवाल हम आगे चलते हैं, समय न गवाते हुए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। देखिए मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये जो कपिल कॉमर्स क्लासेस है, जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट का जो संभावित तिथि है, यानी कि वो आ चुकी है, डेट डाल दी है बाकायदा आरएसएसएमबी ने। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं है, अपने पास 3.5 महीने का समय है, इसको भुनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जो इन 3.5 महीनों में मेहनत कर जाएगा वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि आगे क्या जाएगा, पद को प्राप्त कर लेगा, सीधी सी बात है। 2 साल प्रोबेशन हो गए, आप 3600 ग्रेड की नौकरी है, बहुत अच्छी है, प्रमोशन के अवसर बहुत अच्छे हैं। तो मेरी तो सलाह यही है, सेट जिन्होंने दे रखा है, ये एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन प्लस सेट, ग्रेजुएशन लेवल जिन्होंने कर रखा है वो इसके लिए पात्रता रखते हैं। निकट भविष्य में ही आपकी विज्ञप्ति आने वाली है, अभी से तैयारी में जुट जाइए, अच्छे पद हैं। इसमें आपको एक बेनिफिट ये भी मिलने वाला है कि बहुत सारे लोगों को ये सेट ग्रेजुएशन लेवल का पता नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने दिया भी नहीं है। तो बेचारे जो कॉमर्स फील्ड से हैं, जो एक्सपर्ट हैं इस कॉमर्स के, बेचारे उन्होंने ही सेट का नहीं दिया। मेरे साथ बहुत आए कि मैं सेट नहीं दे पाया। तो देखते हैं उसके लिए तो फिर कुछ क्या कर सकते हैं जिन्होंने दिया ही नहीं है। तो बट आप ये मौका आप याद रखोगे, वैकेंसियाँ बहुत अच्छी हैं। तो चलिए हम चलते हैं, बाकी का तो क्या है। ठीक है, देखिए सस्पेंशन और सस्पेंशन वापस लेना, प्रतिस्थापन करना किसी भी, तो ये किस मतलब नियम में आता है, तो ये नियम नंबर 17 में है। पदाधिकार का निलंबन और निलंबित पदाधिकार का पुनः प्रतिस्थापन, यानी सस्पेंड कर दिया है और उसको वापस पद धारण करवा दिया, मतलब वापस उसको सस्पेंशन का हटा दिया है, सस्पेंड नहीं है वो, अब वो क्या है, सेवा में ले लिया है। तो इसका प्रावधान कहाँ है, तो ये नियम नंबर 17 में है। ठीक है, चलिए साहब, जहाँ समझने वाली बात आएगी मैं आपको जरूर उसमें बताऊंगा, है ना। जहाँ फैक्ट है तो फैक्ट में तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अपने को करने की जरूरत है। ठीक है, सही चल रही है। अब है कि देखिए एक नियम नंबर 22A का संबंध किससे है। इसका संबंध जो है प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि को जमा कराने से है। ये आपको ध्यान रखना है एज इट इज, यानी कि इसका संबंध किससे है, इससे है साहब। देखिए कैसे, जब आप मान लीजिए अभी जैसे पटवारी वाला चल रहा है, पटवारी की ज्वाइनिंग हो रही है ना, तो कुछ वेटिंग निकली हैं, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भैया जो प्रशिक्षण में खर्चा होता है वो अगर आप दूसरी सर्विस में चले जाते हो तो वो आपसे वसूल लिया जाएगा यदि आप किसी दूसरी सेवा में जाते हो। तो यानी कि एक व्यक्ति, वन पर्सन
किस में है, एक राज्य सेवा में चला गया, जैसे वो बन गया, वर्ग नहीं है, मैं वर्ग की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब राजकीय सेवा में है ना, राजकीय, ठीक है। अब राजकीय सेवा में आएगा एक व्यक्ति, जैसे पटवारी बन गया मान लो, ठीक है। अब पटवारी पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये पटवारी छोड़ के आपका आ गया सब इंस्पेक्टर नंबर, आप मान लो ऐसा ही बन जाते हो, तो आपको यहाँ 1 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे, ये बॉन्ड भरवाते हैं। तो ये जो है, ये प्रक्रिया है, मतलब प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस जमा कराना। तो अगर आप जाते हो तो इस प्रकार एक प्रक्रिया है, उन्होंने बना रखा है बॉन्ड भरवाने की। तो ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट। तो देखिए मैं पढ़ता हूं, 86 में एक नया प्रावधान किया गया है। किसमें? 86 में एक नया प्रावधान किया गया। क्या किया गया था? जिसमें अवकाश पर अथवा बिना अवकाश के, अच्छा ये बात आप ध्यान रखें कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो कब तक अनुपस्थित रह सकता है, कब तक अनुपस्थित रहने की उसको परमिशन दी जा सकती है। क्या वह साल भर यदि अनुपस्थित रहता है तो क्या हमारे पास या डिपार्टमेंट के पास कोई राइट्स नहीं है क्या उसको वापस बुलाने के लिए? तो ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अवकाश के लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है और वो यदि समय 5 साल का हो तो उसे ये मान लिया जाएगा कि भैया उसने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि ये 2000 का है और 5 वर्ष इसमें समय है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिपूरक भत्ते। अच्छा देखिए, कंपेंसेटरी अलाउंसेस, कंपेंसेटरी अलाउंसेस क्या होते हैं? क्षतिपूरक भत्ते, जब आप परिभाषा यानी जो अध्याय 2 हम राजस्थान सेवा नियम का जब पढ़ेंगे तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्षतिपूरक भत्ते होते क्या हैं। तो क्षतिपूरक भत्ते एक्चुअली क्या है, उस सरकारी कर्मचारी को जो राजकाज करते समय, मान लीजिए कोई व्यक्ति गया, डाक लेके गया अजमेर, तो वह राजकाज से गया, इस दौरान उसको बस की टिकट लेनी पड़ी, तो उसका स्वयं की जेब से उसने खर्चा किया। तो जब राजकाज को करते समय यदि किसी राजकीय कर्मचारी का कोई खर्चा हो जाता है तो उसकी पूर्ति हेतु जो भत्ता दिया जाता है वो क्षतिपूरक भत्ता कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो राज्य को विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से किए गए व्यय की पूर्ति हेतु दी जावे, तो ये बिल्कुल सही है, ये इसमें पहला ही है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और डिटेल में हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार रूपांतरित अवकाश से क्या अर्थ है? रूपांतरित अवकाश का मतलब सीधा सीधा है, अवकाशों का बहुत बड़ा चैप्टर है, अध्याय 10, 11 भी है, उसमें हम बहुत डीपली पढ़ेंगे इसको कि अवकाश होते क्या हैं, अवकाशों संयोजन कैसे प्राप्त होती हैं, कितने प्रकार के अवकाश मिलते हैं, प्रसूति अवकाश क्या है। तो ये बहुत सारे जो अवकाशों के प्रकार है, अवकाशों संयोजन कैसे होता है, किस डिपार्टमेंट में, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें कितनी पीएल मिलती हैं, आपका पुलिस डिपार्टमेंट उसमें क्या प्रोविजंस हैं, और जैसे आरएसी है उसमें क्या है, बैकअप दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, तो रूपांतरित अवकाश का सीधा सा मतलब है जब कभी आप मेडिकल लेते हो ना तो वो वाला अवकाश रूपांतरित अवकाश है। आप मेडिकल लाओगे, आपके रूपांतरित अवकाश आपको स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो जो कर्मचारी के स्वयं की अस्वस्थता कारण जो आपको क्या है, ऑथराइज जो डॉक्टर है वो मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, उसके आधार पर दी जाती है। तो ठीक है, इसमें आंसर आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है साहब, अब चलते हैं अपन आगे। तो ये हो गया अपना। ठीक है, अब मान लीजिए ये चल रहा है कि राज्य के कर्मचारी को अवकाश के दौरान आवश्यक रूप से वापस बुलाने पर वह, देखिए सबसे बड़ी बात,
कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजकीय जो कर्मचारी है अवकाश पर जाता है, आने जाने के लिए उसको कोई कुछ नहीं मिलता है। तो अब यदि अवकाश के दौरान वो गया है और आवश्यक रूप से वापस बुलाया जा रहा है, तो फिर प्रोविजंस क्या होंगे? पहली बात ये कि हम उसको सूचना देंगे, ठीक है, यानी कि सूचना देंगे। उसके बाद वो जिस दिन चलता है, मान लीजिए आज शाम को हमने सूचना दी और वो कल सुबह से चलेगा, तो कल सुबह से उसको पहली बात तो सेवा पर माना जाएगा, कल सुबह से उसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसको सेवा पर उपस्थित माना जाएगा, ठीक बात। दूसरी बात, उसको यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, आदेश प्राप्ति उपरांत जिस दिनांक को वह गंतव्य स्थान से यात्रा प्रारंभ करता है, तब से वह सेवा पर माना जाएगा। उक्त यात्रा के लिए यात्रा भत्ता नियमों के तहत यात्रा भत्ता का अधिकारी होगा। तो इसमें ये आंसर सही है। तो देखिए, आदेश प्राप्ति की दिनांक से, तो दिनांक से नहीं, सेवा प्राप्त दिनांक से नहीं, गंतव्य स्थान से यात्रा प्रारंभ जब करेगा, जिस दिन वो यात्रा, मान लिया आज मैंने यही बताया, आज शाम को यदि आदेश प्राप्त हो गए, उसको भैया आना है, कैसे भी प्राप्त हुए, मौखिक हुए चाहे लिखित हुए, ठीक है, प्राप्त होने के बाद जिस दिन वह प्रारंभ करेगा गंतव्य स्थान अपने सर्विस पे आने के लिए, जैसे दिन चलेगा, मान लो कल चलता है तो कल से उसको सेवा पे माना जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस भी उसको मिलेगा, टीएडीए जो भी मिलता है वो उसको मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यही आपको ध्यान रखने वाली बात है इसमें। तो अब हम चलते हैं राजस्थान सेवा नियम में वैदेशिक सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी संबंधित अवकाश संबंधी प्रावधान 68 और 69 में हैं। ये फिक्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम 68 में पढ़ेंगे कि भैया नियम नंबर जो 68 है वो आपको जानकारी देने, मतलब जानकारी प्राप्त कराने वाला है कि भैया वैदेशिक सेवा में जो जा रहा है तो उसको बता दो कि भैया ये आपको अवकाश मिलने वाले हैं ये, और प्रारूप जो है वो इसमें है, ठीक है साहब। तो ये आपका 68 को, ठीक है। तो अगला अपन चलते हैं, ठीक है, राजस्थान सेवा नियम के 64वें प्रावधान। तो देखिए, राजस्थान सेवा नियम के नियम 64 में रूल नंबर कौन सा है? 64। प्रावधान क्या है? तो अवकाशों पर नियोजन स्वीकार करना, अवकाश पर होते हुए नियोजन स्वीकार करने बाबत है, ठीक है। नियोजन कर सकते हो नहीं कर सकते वो है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, आपको याद रखना है बस। अब अगला है अराजपत्रित कर्मचारियों का अवकाश लेखे के संधारण के संदर्भ में बाबत प्रावधान। यहाँ शब्द इसको पकड़ना है, हमें पकड़ना है शब्द, क्या लिखा हुआ है? अराजपत्रित, नॉन गजेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो क्या कहते हैं आपको लीव अकाउंट रखे जाएंगे। जो लीव अकाउंट है नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के, उनको किस नियम के तहत संधारित किया जाएगा ये इसमें है। तो किस रूल में है? पहली बात तो ये है कि 87 जो रूल नंबर 87 है उसमें ये लिखा हुआ है, नियम जो 87 है इसमें ये लिखा हुआ है कि भैया ऐसा है कि अवकाश जो लेखा है यानी लीव अकाउंट है उसका संधारण किया जाएगा। अवकाश लेखा क्या किया जाएगा? संधारित किया जाएगा। और आपका 87 जो क है यहाँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 87 क, ठीक है। फर्स्ट में क्या है? राजपत्रित, ठीक है। और यहाँ सेकंड में क्या है? अराजपत्रित। भाई इस नियम के तहत तो किनका है? राजपत्रित का। यदि राजपत्रित का होता यहाँ तो हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट, ये सही था। अभी कौन सा सही है?
ये वाला। तो यहाँ ये ध्यान रखना है अपने को, विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। ये अपना हो गया 14। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अगले वाले पे। तो अगले वाले पे क्या है? हाँ, राजकीय महिला कर्मचारी को देय प्रसूति अवकाश के दिनों की संख्या 135 से 180 किया गया है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में है? पहली बात तो हमें बताना है किस नियम में है, उक्त प्रावधान कब से, तो कब से बताना है। तो नियम नंबर तो इसका है 103। ठीक है, ये तो अपन जानते ही हैं 103 है। ठीक है, और बस इसका ध्यान रखना है। 11-10 कहाँ पे है? ये वाला 103 तो ठीक है, यहाँ भी 103 है। तो ये जो डेट है इसका ध्यान रखना है अपने को। पहले 135 दिन का अवकाश मिलता था, अभी कितने का मिल रहा है? अभी जो अवकाश है वो मिल रहा है 180 दिन, लगभग 6 महीने। इसकी भी बढ़ाने की बात चल रही है, इसको 9 महीने किया जाना प्रस्तावित है। चल रही है चर्चा, अभी ऐसा कोई बिल अभी तक आया नहीं है। चल रहा है कि 9 महीने किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। मस्त रहो और स्वस्थ रहो। ठीक है, तो जो पितृत्व अवकाश है, इसमें जो पितृत्व अवकाश का प्रावधान है किस नियम में जोड़ा गया है? तो पितृत्व जो पितृत्व है, अच्छा ये वाला सवाल कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ ना, ठीक है। अच्छा, पितृत्व अवकाश भी किस में है? 103 क। और देखिए इसमें ख है, इसमें ख है, तो क में है, हम जानते हैं, तो होगा तो इनमें से। तो देखिए क्या होना चाहिए, और डेट का अपने को ध्यान रखना है। तो देखो 103 में एक कम कर दो तो 2002, तो 2002 ऐसे मानो। तो ये वाला नियम 103 है और 2002 में है। ऐसे याद रख सकते हो इसको, यदि याद नहीं भी रहे तो ऐसे याद रख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, 2 बार निशान लगा दिया, इसीलिए मैंने लगा दिया है। चलो अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान सेवा नियम में अध्ययन अवकाश संबंधी जो प्रावधान हैं उपलब्ध, राजस्थान सेवा नियम में अध्ययन अवकाश संबंधी प्रावधान उपलब्ध हैं, तो कौन से नियम में है? ओहो, ये सवाल तो उन्होंने गलत रख दिया। चलो कोई बात नहीं, देखो बात कर लेते हैं इस पर भी। देखिए बात चल रही है स्टडी लीव की। तो स्टडी लीव हम कितनी ले सकते हैं? 2 ईयर्स अपने पूरे जीवन काल में। कब में? ऑल ओवर, मतलब लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम की बात है कि आप अपनी लाइफ में यानी सर्विस में, लाइफ टाइम में सर्विस कहें तो ज़्यादा अच्छा है, सर्विस में 2 साल का अधिकतम अपने स्टडी लीव ले सकते हैं। तो अध्ययन अवकाश संबंधी जो प्रावधान है हम जानते हैं कि 109 से 121 तक हैं। ठीक है, अब ये सवाल आरपीएससी ने डिलीट कर दिया, डिलीटेड। ठीक है, अब क्यों किया? क्यों किया होगा भैया? क्यों किया, इसका आंसर तो आरपीएससी के पास है। ठीक है, बाकी के मैं अपना बता सकता हूं। तो क्यों किया होगा? हो सकता है कि लगातार लिख दिया है। लगातार शब्द का मतलब क्या होता है कि 109 के बाद जितने भी नियम हैं, तो जितने भी नियम हैं तो उनका और छोड़ तो होना चाहिए, बट नहीं है। इसीलिए इट मे बी कि यहाँ ये होना चाहिए था, बट ये नहीं है। ऑब्जेक्शन इसी बात पर लगा होगा, या उनको लगा होगा कि इस पर ऑब्जेक्शन आएगा, इसीलिए इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अपन अब चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या है अपना? अगला सवाल है 18वां। और ये देखो अब वही आ गया कि अध्ययन अवकाश पूरे सेवा काल में, मैं कह रहा था सेवा काल में अधिकतम अवधि का, अधिकतम अवधि क्या होगी? तो अधिकतम अवधि अभी मैंने जैसे बताया कितना है, 2 ईयर्स मैक्सिमम ऑल ओवर
सर्विस। ठीक है, तो इंटायर पीरियड ऑफ सर्विस तो कितना है, 2 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं, है ना। तो देखिए द रूल, हिंदी में पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम की संख्या ज़्यादा है राजस्थान में। सही नहीं कह रहा कि यहाँ इंग्लिश मीडियम ज़्यादा है, हिंदी मीडियम ज़्यादा है, इंग्लिश मीडियम ज़्यादा है, कोई बात नहीं, दोनों में चल देंगे, है ना। राजस्थान सेवा नियम में और जो प्रोविशन को देय अवकाश संबंधी प्रावधान का नियम एवं प्रभावी दिनांक। ओके, तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या होना चाहिए? तो देखो, जो देय अवकाश संबंधी प्रावधान है वो 122 पे है, ये तो ठीक है। बट अच्छा, ये भी डिलीटेड है सवाल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी डिलीट हुआ था। और क्यों हुआ था उसका भी रीजन है। इसमें ये था कि 15/2/2012 और नियम, ये जो इफेक्ट है ना, इफेक्टिव हुआ है 15/2/2012 से, नियम नंबर 122। ठीक है, ये इसीलिए डिलीट हो गया था। तो मैं कहूँगा टीम से कि भाई डिलीट वाला को ना रखें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देव। तो अगला अपना सवाल है कि देखिए, आपको प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि बाबत जो है प्रावधान है, मतलब राजस्थान सेवा नियम का वह नियम बतावें जिसमें प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि बाबत प्रावधान है। तो मुझे लगता है इसमें नियम नंबर, और क्या हुआ, तो इसमें गलत, ये वाला 97 लग जाएगा। ठीक है, मतलब रूल नंबर जो 97 है उसमें ये प्रावधान है कि आपने क्या लिया है, अवकाश लिया है। प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए अवकाश वेतन की राशि आपका, मतलब सीधी सी बात है, इतना टिपिकल में नहीं जाना है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका वेतन नहीं कटेगा, आपको सैलरी मिलती रहेगी, छुट्टी गए हैं तो भी। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा ये। ठीक है, राजस्थान सेवा नियम के 96 में क्या है? तो 96 में क्या है आपका, असाधारण अवकाश। क्या है, असाधारण अवकाश है भैया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 96 क्या है, असाधारण अवकाश। और 97 में अभी बताया, 97 में क्या है आपका देखो एक सेकंड मैं दिखा देता हूं। क्यों काम नहीं कर रहा क्या? अवकाश के लिए अवकाश वेतन। ठीक है, अगला ये बना हो गया, कौन सा है, 22वां। तो ये कह रहा है, चलो एक सवाल इंग्लिश में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश करते हैं। द रिवाइज्ड रेट ऑफ डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंसेज एज स्पेल्ड आउट इन रूल 144A ऑफ RSR एंड द डेट ऑफ इट्स कमिंग इनटू द फोर्सेस। सीधी सी बात ये है कि जो डेपुटेशन पे जो रिवाइज्ड रेट क्या होती है, दर क्या मिलेगी आपको अलाउंस की। ठीक है, और इसका जो रूल है वो 144A है RSR का, और कब से ये फोर्स में आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि देखिए जब डेपुटेशन पे जाते हैं, डेपुटेशन का मतलब है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट की दूसरी शाखा में जाना। जैसे
पुलिस एक डिपार्टमेंट है, पुलिस में भी डेपुटेशन एक डिपार्टमेंट, पुलिस में भी क्या है, बहुत सारी ब्रांचेज होते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाने के लिए वो उसको जाता है तो वो डेपुटेशन कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात, विभाग भी जब पता चलता है तो वो वैदेशिक सेवा वाला पार्ट, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस का व्यक्ति है या एलडीसी है या पटवारी है या कोई टीचर है, वो जेडीए में चला जाए, नगर निगम में चला जाए, वहाँ जाके बाबूगिरी करे, तो ये वाला जो है वहाँ सिक्योरिटी का काम करे, कोई पुलिस में है तो ये जो है ये क्या होगा, वैदेशिक। अब ये है कि उसको कितना फ़ायदा मिले, कितना उसको अलाउंस मिलेगा, कितना फ़ायदा, तो इसमें सीधा सीधा सा ये है कि भैया जो अलाउंस है ना वो 2.5% ऑफ बेसिक सम ऑफ पे इन द रनिंग पेमेंट एंड ग्रेड पे ऑफ द एम्प्लॉय एक्सीडिंग 600 रुपये, मतलब आपको 600 रुपये पर मंथ मिलेंगे बस, ठीक है। अधिकतम 600 रुपये ये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, मैं हिंदी वाला निकाल लेता हूँ, हिंदी वालों को भी दिक्कत हो जाएगी नहीं। 144 में संशोधन उपरांत प्रतिनियुक्ति की भत्ता की जो दर है उसके प्रभाव में आने की दिनांक क्या है, दर क्या है और प्रभाव में कब से आया है, तो ये प्रभाव में 1/1/2007 से आया है और अधिकतम 600 रुपये, 2.5% मूल वेतन का मतलब होता है बेसिक पे। जब आप आ जाओगे आपको भी पता लग जाएगा, जो हैं उनको पता ही है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट है अपना, हाँ, राज्य कर्मचारी के लिखित आवेदन करने पर कर्मचारी की जो सेवा पुस्तिका है उसकी द्वितीय प्रति निम्न राशि जमा कराने पर, तो इसमें कुछ नहीं है, 1 रुपया देकर आप उस प्रति को प्राप्त कर सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे जो रिकॉर्ड, मतलब सर्विस रिकॉर्ड जब रखेंगे, हर राज्य के कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट में एसआर। एसआर एक ऐसी फाइल होती है जिसमें रिकॉर्ड रहता है उसके भर्ती दिनांक से लेके जब तक क्लास में, बेटा करूं मैं ना, कॉल था यार, कोई बात नहीं, ठीक है, फोन बहुत परेशान करता है। तो 1 रुपया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। 1 रुपया देकर आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रति प्राप्त कर सकते हो पूरी फाइल की, ओके। फिर इसमें ये भी प्रावधान है, जैसे कि आपने मान लो प्रति प्राप्त कर ली और बाई चांस वो वाली एसआर खो गई तो आपसे वो प्रति प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे बाद में है उसमें। अब ये है, हाँ देखिए, आप आरएसआर पढ़ोगे, राजस्थान सेवा नियम, एक ये ज्वाइनिंग टाइम पीरियड वाला पढ़ोगे कि जब स्थान ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र जब होता है राजकीय सेवा में नियुक्त कर्मचारियों का, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि भाई 1800 किलोमीटर का मान चला जा रहा है, 200-400 चल रहा है, तो उसको यहाँ से अपना सामान उठाने के लिए वहाँ जाएगा, व्यवस्था बनाएगा, रहेगा, करेगा, उसके लिए उसको टाइम दिया जाता है। तो वही होता है राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काला नियम 1981। इसमें ये बताया गया है कि किस स्थिति में कितना आपको टाइम मिलेगा। यात्रा 1000 किलोमीटर तक आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आपका मुख्यालय चेंज हो गया है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये कब से आया है, 1 अप्रैल 1981 से आपके अस्तित्व में आया है, प्रभावी हुआ है, मतलब एक्ट इन फोर्स, ठीक है। अब एक ये है, अच्छा अभी हम बात कर रहे थे, इसी की बात कर रहे थे, एक राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण 600 किमी दूर अन्य मुख्यालय पर होने पर यात्रा काल अवधि को छोड़कर नियमानुसार देकर, इसमें ऐसा है, मान लीजिए आपका जो ट्रांसफ़र 1000 तक, तो 10 दिन मिलते हैं आपको, और 1000 से 2000 तक, 2000 तक 5 दिन, और आपको 2000 से अधिक हो तो आपको मिलेगा 15 दिन। इसमें एक और प्रोविज़न है, वो अतिरिक्त 2 दिन का है कि मान लीजिए सड़क मार्ग से आपको यात्रा तय करनी पड़े तो उसका प्रोविज़न है, वो डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है।
तो हो गए 25। हाँ ठीक है। तो आज ये हमारी क्लास थी जूनियर अकाउंटेंट की, सेकंड पेपर। उसमें हमने पढ़ा आरएसआर के हमने 25 क्वेश्चन देखे। ये आपने सॉल्यूशन जो देखा है, ये मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप बिना इंतज़ार किए अपना लक्ष्य निर्धारित करके इसमें जुट जाएं। बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसको भुना सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं चलता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।